जो आप सभी का सिद्धांत एड पॉइंट के इस चरण में जहां पे हम आज क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर जो है वो अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जितने भी प्रकार हैं इसके, जो है जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके जितने भी पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चंस को भी बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। इसमें कुछ आपको वर्कशीट भी बेसिकली इसी के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, इसी वीडियो के साथ अटैचमेंट के तौर पर जो है आपको वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप लोग क्या करना है, बनाना है और फिर हमें क्या करना है, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो बेसिकली लिंक दिया गया है उस पर आपको भेज सकते हैं और हम बेसिकली क्या करेंगे, आपको इसके जो इवेल्युएशन होते हैं वो करके आपको हम बताएंगे जो है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया को सही करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी उन सारे इन्फॉर्मेशन को, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा बेहतर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसकी क्या विशेषताएं, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं बेटा कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, क्या क्या वो रिएक्शन है जो बेसिकली हमें पढ़ने हैं आज। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रिएक्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, ठीक है, और इस जानकारी के अभाव में हम बता नहीं सकते हैं कि ये रिएक्शन होते कैसे हैं, किस तरह के होते हैं, क्या इनके यूज़ हैं, क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम पहचानेंगे इन सभी चीज़ों को। तो चलिए आज का टॉपिक है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें सबसे पहला जो अभिक्रिया है हमारा वो है संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन का बेटा मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व या फिर यौगिक जो बोलो इसको, ये जब आपस में क्रिया करके एक भिन्न पदार्थ बनाते हैं, यानी कि आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, ये एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देख लो, H2 हमारा बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है, O2 भी यहाँ पे है और H2O2 आपस में जुड़ के क्या बना लिया, H2O। O2 और H2 आपस में जुड़े क्या बना लिया, H2O। अब H2O बना लिया तो यहां पे देखिए इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है और इस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है हमारा, वाटर बन रहा है ना। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होंगी, इन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक एक करके आप लेते जाएंगे, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला हमारा वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, समझना पहले। देखो, वियोजन या डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। वियोजन मतलब अलग होना। अभी साथ हैं, अलग हो गए। जैसे हार्दिक पांड्या और है ना उनकी पत्नी, क्या नाम है भैया, बड़ा चर्चे में है, नताशा। तो इन दोनों बेसिकली क्या आता है, पहले साथ, अभी क्या हो गए, अलग हो गए, वियोजन हो गया, इनका डिकम्पोजिशन हो गया, टूट गए दोनों जो है ना, बीच में कोई और आ गया। तो यहां पे देखिए कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बेसिकली जब आप हीट करते हैं तो ये बेसिकली किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में किस में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहा है। जो पहले एक साथ थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसकी परिभाषा भी बिल्कुल इसी से आती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं और जिनके गुण जो है, जिनके मूल गुण जो है वो यौगिक के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो गुण है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से क्या, बिल्कुल अलग है। इसको आप साथ में नहीं रख सकते। तो क्या था, पहले साथ था, फिर क्या हो गया, टूट गया। जो मूल अणु थे उसके गुण से जो बना वो, उसका गुण क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये बेसिकली किस अभिक्रिया को दर्शाता है, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, या फिर इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड हमारे सामने है। पोटेशियम क्लोराइड को बेसिकली जब आप हीट करते हैं, याद रखिएगा ये जो साइन देख रहे हैं ये बेसिकली किसका है, हीट का साइन है। किसका साइन है,
हीट का। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। और साथ में क्या बन रहा है, O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, सॉरी रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन बन रहा है। रिलीज होता तो बेसिकली ये साइन लगा होता ऊपर की ओर का, तो रिलीज नहीं हो रहा है बल्कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखिए, पोटेशियम क्लोराइड बेसिकली क्या था, यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन सब क्या था, बिल्कुल एक साथ था। लेकिन जैसे ही हीट किया क्या हो गया, ये टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसका एग्जांपल हो गया ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसको जरूर आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, वीवीआई में से एक है ये विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब क्या होता है। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा घर बनाया, बड़ा अच्छा क्या किया, घर बनाया। अब उससे ज़्यादा पावरफुल आदमी आएगा और क्या करेगा, उसके ज़मीन पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा और उसको वहाँ से क्या करेगा, भगा देगा। बोला भैया जहाँ तुमको जाना है जाओ, तुम विस्थापित वाली ज़िंदगी जियो, तुम यहाँ से भागो, और उसके ज़मीन पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। ये सिचुएशन बिल्कुल होती है केमिस्ट्री में रिएक्शन के साथ। विस्थापन अभिक्रिया इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं आयरन, और ये बेसिकली कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आयरन और कॉपर ये दो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मेटल है। अब रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि आयरन जो है वो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो हम पहले ही बताए थे कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कमज़ोर को क्या करता है, हटा देता है। तू भाग यहाँ से, तेरा यहाँ पे कोई जगह नहीं है ना, ये कब्जा किसका रहेगा, हमारा रहेगा। तो यहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसके जगह पे आके बैठ गया, किसके साथ, सल्फेट के साथ। किसके साथ, सल्फेट के साथ। और फिर जहाँ पे कॉपर सल्फेट था वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और कॉपर जो पहले साथ में था बेचारा सल्फेट के, अब वहाँ पे कैसी ज़िंदगी जी रहा है, विस्थापितों वाली ज़िंदगी जी रहा है, अकेले जी रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से नीचे के लेवल के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए इस तरह की अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है बेटा? तो इसको बेसिकली याद रखना है आपको जो है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, अपने से नीचे के जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, वो डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। और अगर डिस्प्लेस कर दिया तो अगर रिएक्शन में विस्थापन हो रहा है तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया जो है वो कहलाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये बात याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक एकल विस्थापन और दूसरा होता है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको समझना चाहिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसमें बेसिकली एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना एलिमेंट का, एक एलिमेंट का। अभी अगर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए Fe यानी कि आयरन है यहाँ पे हमारा, और ये किसके साथ है, कॉपर सल्फेट के साथ। और यहाँ से क्या हो रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और कॉपर यहाँ पे अकेले है। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ, कॉपर का हुआ है। सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, एक का हुआ। कितने का हुआ, एक का हुआ। इसलिए इस तरह की अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, एकल विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर इसी तरह के रिएक्शन में दो तरह के एलिमेंट का, यानी कि दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो तो वह क्या कहलाएगा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही आपको जो है क्या करेंगे, केमिस्ट्री के जो मार्क्स आपके बूस्ट होंगे वो इन्हीं सारे टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको ध्यान देना। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था कि इस एकल विस्थापन में क्या होता है, एकल विस्थापन में सिंगल एलिमेंट्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वे अभिक्रियाएं
जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देखिए इसमें होता क्या है, दो अभिकारक हैं, यहाँ देखिए जिनमें अभिकारकों के बीच हो रहा है आदान प्रदान, यहाँ सोडियम है और यहाँ सल्फेट है, यहाँ बैरियम है और क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे सोडियम और बैरियम में बात करें तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, बैरियम से ऊपर हो जाएगा कौन सा, सोडियम हो जाएगा। तो सोडियम क्या कहेगा, सोडियम कहेगा हम क्लोरीन के साथ एडजस्ट करेंगे, तुम यहाँ से क्या हो जाओ, हटो, तुम यहाँ से हटो। और बैरियम बेसिकली क्या करेगा, जब सोडियम यहाँ जगह खाली कर देगा तो सोडियम की जगह पर कौन आ जाएगा, बैरियम आ जाएगा। अब वही चीज़ होता है, देखिए यहाँ पे सल्फेट के साथ पहले सोडियम था, यहाँ पे सल्फेट के साथ कौन था, सोडियम था। सोडियम किसका जगह लेने के लिए गया, बैरियम को, तो सोडियम बैरियम का जगह ले लिया, क्लोरीन के साथ एडजस्ट कर लिया इसने। लेकिन अब जो जगह खाली हुआ सोडियम का, उस जगह पे बैरियम ने क्या किया, आके अपना कब्जा जमा लिया, तो ये क्या हो गया, बैरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु तत्व जो है, जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट ही होगा, वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो लेवल पे होगा, जो डाउन ऑर्डर में होगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, और जो खाली जगह बचेगा उस पर वो एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली किसको दिखा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों फटाफट, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं बेटा, इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से, उसका श्रेणी क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास धातुओं के नाम हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है, पोटेशियम है। और पोटेशियम के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मतलब इसको बाहर रखिएगा, हवा के संपर्क में आने के साथ तुरंत क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। उसके बाद सेकंड नंबर पे सोडियम। सोडियम भी बेटा बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है ये। और इसीलिए इसको पता है किस में रखते हैं, इसको कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। इसको कैरोसिन में बेसिकली क्या करते हैं, इसको कैरोसिन तेल में इसको डुबा के रखते हैं। इसको लोग सिंपल भाषा में किरासन बोलता है, इसको जो है कैरोसिन होता है वो। ठीक है, तो कैरोसिन जो ऑयल होता है उसमें क्या करते हैं, इसको डुबा के रखते हैं ताकि बेसिकली क्या करे, ये रिएक्टिव फॉर्म में बेसिकली ना हो, ये अभिक्रिया ना करे जो है। ठीक है, क्योंकि जैसे अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं, आपने कोई आपके दोस्त में, आपके कोई क्लास में होता है ना, हर एक कोई ना कोई, समझ रहे हैं, सबसे बदमाश बच्चा। अब क्या किया, वो लैब गया, लैब से जाके सोडियम उठा के लेता है और बोलेगा आपको जादू दिखाएं क्या, आप बड़े होशियार हैं और दिखाओ, और ठीक है एक काम कर, मार पानी। आप उस पर, आपको तो पता नहीं है सोडियम है, आपने क्या किया, उस पर पानी डाल दिया, पता क्या होगा, बूम, एकदम से वो ब्रस्ट करेगा, जल उठेगा। क्यों, क्योंकि पानी H2O और सोडियम हाईली रिएक्टिव, पानी के साथ कॉम्बिनेशन होगा, वो जल उठेगा। आप चाहें तो आप नहीं, आपको करना नहीं है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सुपरविजन होता है, बेसिकली जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो बेसिकली लैब केमिकल के बारे में जानकारी जिनको होती है, उनके देख रेख में ये सब चीज़ें की जाती है जी। तो सोडियम को अगर आप मान लेते हैं, अगर आपके हाथ में सोडियम का इतना छोटा टुकड़ा मिल जाता है और उसको आप पानी में डाल देते हो, तालाब में डाल देते हो, पानी का संपर्क पाती वो एकदम से फट पड़ेगा, जैसे लगता है जैसे बॉम्ब डाल दिया उसमें, जो है एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का दिखता है वो जो है। तो सोडियम के बेटा, सोडियम के साथ ऐसी मजाक नहीं करना। सोडियम लैब वगैरह जाते हो, स्कूल वगैरह जाते हो, लैबोरेटरी वगैरह जाते हो, तो सबसे पहले तो कुछ निकालना ही नहीं, बिना सर के नॉलेज के, बिना सर के जानकारी के कुछ निकालना ही नहीं। और अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो फिर बिना सर के देख रेख के करना मत जो है इसको जो है। सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है बेटा, याद रखना इस चीज़ को जो है। किस में डुबा के रखते हैं इसको जो है, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे बैरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक, लोहा, निकल, टीन, सीसा। ये देखो, ये जो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी देख रहे हो, जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, ये बेसिकली ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन से नीचे चले आने पे आपको लेस रिएक्टिव एलिमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और निकल के आ सकते हैं। जैसे पारा बेसिकली एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जो कमरे के तापमान पर
द्रव अवस्था में रहता है। इसके अलावा बात करें चांदी, चांदी जो होता है बेटा, चांदी जो है वो विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। एक अच्छा सुचालक है। इन सब के अलावा अगर बात करें तो सोना, गोल्ड, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा दिल, है ना, वो सोना नहीं बेटा, बाबू सोना जादू टोना वो सब नहीं। यहाँ पे सोना यानी कि एयू, वही सोना शादी ब्याह में जो मिलता है ना, ये जो पहन के रखे हैं। तो सोना जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा तन्य होता है, इतना ज़्यादा तन्य होता है, सबसे तन्य धातु है ये, सबसे अधिक तन्य होता है, सबसे अधिक तन्य होता है जो है। मतलब मान के चलिए अगर आपके पास 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो इससे अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं आप। कितने कितने किलोमीटर? 1 ग्राम सोना में आप 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ठीक है, कितने पॉसिबल क्वेश्चन बने, रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो तो बने ही बने। इसके अलावा क्या बना, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम है। उसके बाद कौन सा है, सोडियम है। एकमात्र धातु बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो नीचे निकल जाएगा पारा, इसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे चांदी बेसिकली क्या है, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो जाहिर सी चीज़ है वो क्या है, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। जो अभी गर्मी के दिनों में देखिएगा सोलर प्लेट का बड़ा यूज़ होता है, तो सोलर प्लेट में बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, वो बेसिकली चांदी का बना होता है। इन सब के अलावा बात करें, एक और क्वेश्चन निकल के आता है हमारा कि सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य है ना। 1 ग्राम सोने में कितने दूरी की जो है तार खींची जा सकती है, 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं बेटा। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI, इसको जितना VVI लगा सकते हो इस पर उतना लगा लो, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। फटाफट रिकॉर्ड कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑक्सीकरण तथा अवकरण के बारे में जब बात करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग हो। यहाँ पे देखिए मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का इसमें संयोग होगा और हाइड्रोजन का इसमें क्या होगा, वियोग होगा। अगर ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्सीकरण, ये कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन वहीं अगर अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, मतलब ये क्या बोले, बोले ऑक्सीजन जो है इसका वियोग हो जाए, इसका वियोग हो जाए और हाइड्रोजन का क्या हो जाए, संयोग हो जाए। तो ऊपर में देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था। ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, ये ऑक्सीडेशन को दिखाता है, यानी कि ऑक्सीकरण को दिखाता है, जबकि ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग जो है वो अवकरण को दिखाता है। देखिए ऑक्सीडेशन को हम लोग उपचयन के नाम से भी जानते हैं, इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसे उपचयन भी कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अवकरण की, तो इसे अपचयन भी कहते हैं। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन जो है वो संयोग करेगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, वियोग होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा। अगर ऐसा होता है तो ये अभिक्रिया जो है अवकरण कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बेसिकली हम लेते हैं और इसी के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पे Fe2O3 है। यहाँ पे Fe2O3 में आप एक चीज़ देखिएगा, Fe2O3 में जो ऑक्सीजन है हमारा, जो ऑक्सीजन हमारा है वो ऑक्सीजन यहाँ पे आयरन के साथ क्या हो रहा है, इसका वियोजन हो रहा है।
तो जब ऑक्सीजन का यहाँ पे वियोजन हो रहा है तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का वियोजन किसके लिए होता है? ऑक्सीजन का वियोजन देखिए, ऑक्सीजन का वियोजन मतलब अवकरण, मतलब क्या हो गया? अवकरण। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है? 2 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो बेसिकली ये किसको दिखाएगा? ये ऑक्सीकरण को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये ऑक्सीकरण को दिखाएगा। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। ऑक्सीजन चूंकि यहाँ पे जो है अलग हो रहा है, वियोजन हो रहा है इसका जो है, इसलिए क्या कहलाया है? अवकरण कहलाया। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी अभिक्रिया में एक साथ ऑक्सीकरण हो जाए और क्या हो जाए? अवकरण हो जाए। एक साथ किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो जाए तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, यहाँ पे क्या हो गया? अलग हो गया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन क्या हो गया? ये अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है, मतलब कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन था और दूसरा कौन सा था? ऑक्सीडेशन और कौन सा था? एक ऑक्सीकरण था और दूसरा क्या था? यहाँ पे देखिए, एक ऑक्सीकरण था, दूसरा अवकरण था, यानी कि रिडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन का वियोजन हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो गया? ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक था, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया, मतलब क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगा, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन का एक और थोड़ा सा डेफिनेशन आता है। ऑक्सीडेशन जब आपको बात करना हो या रिडक्शन जब बात करना होगा, यहां पे लिख रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप प्राप्त करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज होता है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? रिडक्शन के अंतर्गत। लेकिन अगर आप जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बेसिकली ये किसके अंदर आएगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण के अंदर, ऑक्सीकारक के अंदर जो है, ठीक है। ऑक्सीकरण रिएक्शन बोलेंगे इसको जो है। इसको सिंपली हम याद रखते हैं लियो और जियो। लेकिन जियो बेसिकली यहां पे हम नहीं कहेंगे। देखिए, एक में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? रिडक्शन। यहाँ पे ओ है, लेकिन ओ का मतलब यहाँ पे नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडक्शन, यानी कि अवकरण, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो बेसिकली ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसे अब एग्जांपल चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जिंक जो है, जिंक के पास देखिए, जिंक यहाँ पे एक भी यहाँ पे आयन नहीं था। यहाँ पे आने के बाद इसके पास 2 आयन हो गए। कितना आयन हो गए? 2 आयन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये गेन किया या लूज किया? तो जाहिर सी चीज़ है, अगर 0 से यहाँ पे अगर ये 1 हो जा रहा है या 2 हो जा रहा है तो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर देखो 2 था, यहाँ पे कितना चला गया? कॉपर 2 से कितना चला गया? 0 चला गया। तो जाहिर सी चीज़ है कि यहाँ पे 2 से 0 हो रहा है, मतलब ये लॉस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो जहाँ पे गेन होगा, हम पहले बताए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये यानी कि ये वाला क्या हो रहा है? इसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन, चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है कलेक्टिवली कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए फटाफट समझ रहे हैं आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जैसे सपोज मान लेते हैं हम बेसिकली क्या ले रहे हैं? एक अम्ल ले रहे हैं, जैसे HCl लिए, ठीक है।
और इसमें एक बेस ले रहे हैं, भस्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl बेसिकली क्या है, अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, भस्म है। जब ये बनेगा तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाए थे, हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ खुद जुड़ जाएगा, और ये क्या बना देगा, लवण, और साथ में यहाँ पे बच गया वो क्या, जल, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा, और बैलेंस नहीं हुआ तो ये बेसिकली रिएक्शन शो कर रहा है किसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया को। फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट आएगा उसमें भी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल विलयन के ठोस रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाते हैं। देखिए अवक्षेप बनता है इसमें, यहाँ पे इस एरो का साइन अगर दिख जाए, ये नीचे वाला याद है हम बताए थे, 2 एरो अगर ऊपर दिख रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो गैस जो है वो उत्सर्जित हो रही है, और नीचे अगर हो जाए तो इसका मतलब वो अवक्षेप के रूप में हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप बेसिकली बनता है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्राइड के साथ बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव बेसिकली यहाँ पे देखो, सिल्वर जो है वो क्या है, पोटेशियम, यहाँ पे जो है पोटेशियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम इधर चला गया नाइट्राइड के साथ, तो ये बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे अवक्षेप का साइन जो है किसके साथ है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड के साथ है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है हमें, ये हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, और इसलिए कह सकते हैं ये अभिक्रिया कैसी रिएक्शन है, कैसी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए बच्चों, सिंपल चीज़ है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या है आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर ध्यान देते हो तो फिर रिएक्शन जो है ये ज़्यादा भारी नहीं होता है, ठीक है। बस आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको इसमें क्लास 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं सारे कवर करवाए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन करवाया जाएगा। जितने भी तरह की चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सारे क्वेश्चंस आपके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 450 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है, ज़्यादातर केसेस में ये क्वेश्चन पूछे नहीं आते हैं, लेकिन बस जानकारी के लिए जान लीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिंपली डिफिनेशन बस का याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। और अगर आगे बढ़ें तो लास्ट आज का टॉपिक होगा ये दहन और ज्वाला के रूप में। तो दहन तो हर कोई जानता है कि वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर क्या देते हैं, उष्मा और प्रकाश। ऑब्जेक्टिव में पूछता है दहन में बेसिकली जो 2 चीज़ें प्राप्त होती है वो क्या क्या है, तो जाहिर सी चीज़ पहला क्या होगा, उष्मा मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो जिसमें उष्मा और प्रकाश मिलती है भैया, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उष्मा और प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दहन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। जो है कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर किसी को आग लग जाए, कोई अगर आग की चपेट में आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, उसके चारों तरफ कंबल डाल देते हैं, है ना, उसके चारों तरफ कंबल से ढक देते हैं उसको। क्यों, क्योंकि कंबल से ढकने पर वायु की आपूर्ति क्या होती है, वो कट जाती है। वायु का सप्लाई जो है, एयर का सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, उसका संपर्क जो है वो कट जाता है और आग क्या होती है, बुझ जाती है। आपके घर में लैंप होगा, लैंप को देखिएगा, लैंप के ऊपर में जब आप रख दीजिएगा ना कोई कॉपी वगैरह, लैंप का तो जमाना कर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने अगर किसी घर में अगर कहीं मिल जाए तो आप देखिएगा इस चीज़ को चेक करके कि जब लैंप जलाइएगा आप जो है, और लैंप के ऊपर शीशे पे रख दीजिएगा किसी कॉपी से, तो लैंप क्या होगा, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो क्या होता है, वो कट जाता है, और इसलिए लैंप क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन के लिए विशेषताएं क्या क्या हैं, तो दहन के लिए आवश्यक विशेषताएं यानी कि शर्तें क्या क्या हैं, तो 3 विशेषताएं या 3 शर्तें दी गई है। सबसे पहले तो दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। अब ईंट में हम आग लगाएंगे तो ईंट थोड़ी जलेगा, है ना, तो उसके लिए दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है। दहनशील पदार्थ जो बेसिकली क्या हो जाए, जल जाए, ठीक है। और दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो है, इसका होना क्या है, ऑक्सीजन वगैरह का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक उसके लिए पोषक पदार्थ नहीं आएगा वो चीज़ें जलना शुरू नहीं करेगी। ज्वलन ताप की प्राप्ति, देखिए हर एक का एक अपना एक ज्वलन ताप होता है जिस पर वह जल उठता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की या कैरोसिन की, तो कैरोसिन और पेट्रोल में पेट्रोल जो है वो जल्दी आग पकड़ता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है, और वह कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो वह ज्वलन ताप को तुरंत प्राप्त कर लेता है और वह जलना शुरू कर देता है। जबकि कैरोसिन का ज्वलन ताप जो है वो क्या होता है, वो कम होता है, किससे, पेट्रोल की अपेक्षा, इसलिए वह थोड़ी देर में जलता है। वही लकड़ी की बात करें और कागज़ की बात करें तो कागज़ का ज्वलन ताप जो है वो कम होता है, जिसके कारण कागज़ पे अगर आग पकड़ना चाहे तो अब तुरंत पकड़ लेगा, जबकि लकड़ी जो है कागज़ से थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्वलन ताप तो वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई भी चीज़ जलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एलपीजी, सारा का सारा अभी चुनाव हुआ है, अभी उसमें एलपीजी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था। अलग अलग पार्टियां कह रही थी भैया हमको जिता दो, 500 रुपये में एलपीजी दे देंगे। चले बने तो ये लोग सब्सिडी का भी बात कर लेगा, उसी में 500 रुपये में तुमको 300 रुपये सब्सिडी भी डाल देंगे। तो एलपीजी एक ऐसा मुद्दा होता है जो अक्सर लोगों के मतलब जो है घरों से जुड़ा हुआ है, और तो ये चुनाव का भी मुद्दा कई बार बन जाता है और बनता भी है, इस बार भी बना था। एलपीजी में वास्तव में होता क्या है थोड़ा इसको जान लेते हैं, क्योंकि हर घर में आज एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है, याद रखेगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसमें मिश्रण किसका किसका होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का। लेकिन पूछेगा इसका मुख्य अवयव कौन सा है, तो इसका मुख्य अवयव कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना, ये तीन चीजों का मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। लेकिन देखो इसमें सबसे मुख्य अवयव जो होता है वो बेटा क्या होता है, वो होता है ब्यूटेन, ठीक है, वो ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब ये तीनों क्या करता है, ये तेज गति से जलकर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए एलपीजी जो है उसको एक अच्छा ईंधन कहा जाता है, एक सबसे अच्छा ईंधन कहा जाता है। पता है भारत में जो है चूल्हे पर पहले खाना बनता था, चूल्हे पर, जिसके कारण कई सारी महिलाएं जो है बहुत तरह के रोगों से ग्रसित हो जा रही थी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उज्ज्वला योजना के तहत जो है सभी को फ्री में गैस दिया, कुछ कुछ पैसा ले, कुछ कुछ जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे थे उनको फ्री में गैस दिया, और आज भारत के लगभग हर घर में जो है गैस उपलब्ध है, ठीक है। पहले का बहुत ज़्यादा समस्या था गैस का, जो है लाइन लगाना पड़ता था, 1.5 महीना 2 महीना तब जाके गैस मिलता था। अभी थोड़ा सा राहत है। तो इसमें मेन कंपोनेंट पूछेगा क्या क्या होगा, ब्यूटेन होगा, और पूछेगा कितने से मिश्रण से बना है, तो 3, कौन कौन सा होगा, तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। अब देखिए एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के लिए ग्राहकों को दिया जाता है, और जो विशेष प्रकार से बंद रहती है, गैस निकलती है। तो इसे मालूम करने के लिए इसमें एक इथाइल मरकैप्टन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, एथाइल मरकैप्टन। जो गैस जो लीक होता है तो बेटा कभी देखते हो कितना बदबूदार देता है, कितना गंदा सा महक देता है, और आपको पता चल जाता है कि गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो कौन सा है, इथाइल मरकैप्टन। क्योंकि जो नॉर्मल एलपीजी होती है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता बेटा, कोई स्मेल नहीं होती। अब सोचो अगर इसमें स्मेल नहीं होती तो क्या होता, तो बेसिकली जब आप जलाते इसको और गैस लीक करता तो आपको पता भी नहीं चलता। और आपको पता है ये बेसिकली एलपीजी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, ऐसे में एक छोटी सी असावधानी जो है बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। और इसीलिए इसे मिलाया गया है एथाइल मरकैप्टन, जो कि बेसिकली क्या है, जो एक बहुत ही बदबूदार गैस है, और इसकी महक से ही इतनी ज़्यादा फॉल होती है कि आप इसके महक को थोड़ा सा भी लीक करेगा आपको पता चल जाएगा। और ये दुर्घटना से क्या करता है, बेसिकली लोग सजग हो जाते हैं और दुर्घटना होने से बच जाती है, ठीक है। ये देखिए एलपीजी बेसिकली है ना, ये नोजल वगैरह सब यहाँ पे हो गया, इसी में बेसिकली क्या होता है, गैस भरा रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ बेसिकली समझाने के लिए था बस, और कुछ नहीं था। तो चलिए आज का क्लास हम बेसिकली यहीं ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक भी हमारा बेटा ख़त्म हो गया आज जो है। और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था हमारा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, आज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो, इसके अलावा इसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। और 2025 में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनके भी डिस्कशन आपको जल्दी कल या परसों के वीडियो में आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। बस आप अपना प्यार बनाए रखें, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, है ना, ताकि हम आप लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, और आपके इफ़िशियंसी के लिए, आपके बेहतरी के लिए हम कुछ ऐसे बेहतर कंटेंट बनाएं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।